अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है या वो फैक्टर्स जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज रिएक्टेंट यूज होते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज भी बन जाता है और ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो दो तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल फैक्टर्स और सेकंड वन है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर। इंटरनल फैक्टर्स में क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ एनाटॉमी एंड एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ये आते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में फर्स्ट जो फैक्टर है वो है लाइट। देखो, हम बार बार ये बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। दिन के वक्त होता है, रात के वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि रात के वक्त सनलाइट एब्सेंट होता है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और वो एक सीरीज से गुजरते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी जो है वो बन जाती है। तो वो किसकी मौजूदगी में होता है? वो सनलाइट की मौजूदगी में। यानी वो जो फोटो एक्साइटेशन है या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है वो सनलाइट की वजह से हो जाती है। और साथ साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको फोटोलिसिस कहा जाता है। तो वो भी किसकी वजह से होती है? सनलाइट की वजह से होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जो है ये जरूरी होता है। अगर सनलाइट एब्सेंट हो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये प्रोसीड नहीं होगा। सेकंड जो फैक्टर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक स्टेप है। यानी फर्स्ट जो स्टेप है वो लाइट रिएक्शन है, सेकंड जो स्टेप है वो डार्क रिएक्शन है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा फिर डार्क रिएक्शन नहीं होगा, जब डार्क रिएक्शन नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है वाटर। ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वाटर जो है ये भी एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, स्पेशली ये लाइट रिएक्शन में एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज होते हैं। तो जब वाटर नहीं होंगे फिर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा डार्क रिएक्शन नहीं होगा, जब डार्क रिएक्शन नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वाटर जो है ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। फोर्थ जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखो, मेजॉरिटी जो प्लांट है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, स्पेशली वो प्लांट जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है या सुटेबल टेम्परेचर है या ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो जाए फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा, और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी टेम्परेचर, जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट जो फैक्टर है वो है क्लोरोफिल कंटेंट। देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो वो लीफ जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं उसमें जाहिर सी बात है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और वो लीफ जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कम होते हैं उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। यानी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जो नॉर्मल प्लांट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज के।
तो जाहिर सी बात है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा होंगे और उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, यानी वो प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो इंतहाई स्मॉलर होता है। तो जब लीव का साइज स्मॉलर होगा इट मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल कंटेंट भी कम होंगे, और जब क्लोरोफिल कंटेंट कम होंगे फिर उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। सेकंड जो इंटरनल फैक्टर है वो है लीफ एनाटॉमी। देखो डिफरेंट लीफ की जो एनाटॉमी होती है वो डिफरेंट होती हैं। अगेन मैं आप लोगों को वही एग्जांपल देता हूं, वो प्लांट जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं उसकी लीफ एनाटॉमी डिफरेंट होती है। वो प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं उसकी लीफ एनाटॉमी डिफरेंट होती है। वो प्लांट्स जो हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन, मेज एटसेट्रा, उसकी लीफ एनाटॉमी डिफरेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो लीफ एनाटॉमी पर भी डिपेंडेंट है। थर्ड जो इंटरनल फैक्टर है वो है एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स का मतलब यह है, देखो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज्यादा ग्लूकोज जो है वो बन जाते हैं, ज्यादा ग्लूकोज बन जाते हैं और फिर वो ग्लूकोज मेसोफिल सेल्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जब वो मेसोफिल सेल्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं फिर उसके नतीजे में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं इन सब को हम अलग अलग वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लाइट एंड फोटोसिंथेसिस को लेंगे, सेकेंड लेक्चर में हम CO2 एंड फोटोसिंथेसिस को लेंगे, थर्ड लेक्चर में हम H2O एंड फोटोसिंथेसिस को लेंगे एंड सो ऑन।